शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं बनेंगे, हुकूमती प्लान में बड़ी तब्दीली। वजह क्या है? सियासत की बदलती बिसात पर नई चालें, कौन कहां खड़ा है? आइंदा इंतखाबात में मर्दमशुमारी का किरदार क्या होगा? जी, थोड़ा आगे बढ़ेंगे आज और मामला देखेंगे कि किधर जा रहा है पाकिस्तान की सियासत। पीटीआई की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की अगली सियासी स्ट्रेटजीज क्या होंगी, किस तरह से ये पार्टीज आगे बढ़ेंगी, इस मामले को थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले तो जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून ही की सियासी हिकमत अमली ज़ेर बहस आएगी और देखना होगा कि PMLN चाहती क्या है, आगे कैसे बढ़ेगी, क्या करेगी। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से हमारे काफी सवालात होंगे और 2 दिनों के डिले के बाद अब कहा जा रहा है कि काबीना का एक हतमी नामों के ऊपर जो है वो अब बात हो गई हुई है और काबीना जो है वो कल गालबन हलफ लेगी, ये भी डॉक्टर साहब से पूछेंगे। फिर ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया है कि वो मरी से बाय रोड लाहौर आएंगे और दरमियान में मुख्तलिफ शहरों में इज्तिमात से खिताब करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसहाक डार साहब और चौधरी निसार साहब दोनों नई काबीना में शामिल नहीं हैं, क्यों नहीं है, ये भी डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो नई हिकमत अमली अपनी तय की है कि वो जलसे करने जा रहे हैं पंजाब में भी और KP में भी। उनकी क्या इन जलसों का मकसद क्या है, वो क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं, वो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब से पूछेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी देखेंगे कि अब इससे बाद हिकमत अमली क्या है। लेकिन पहले डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो सवालात कुछ मैंने इंट्रो में दिए, पहले तो आप जरा हमें काबीना की बाबत बताइएगा कि क्या हतमी फहरिस्त तैयार हो गई है जैसा कि खबरों में आ रहा है? क्या आप इन खबरों की तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे? नहीं जी, हतमी लिस्ट तैयार हो चुकी है। काबीना जो है उसको तश्कील देने के जो आखिरी मराहल हैं वो तय किए जा रहे हैं, लोगों को खबर दी जा रही है और कल इंशाल्लाह मेरे ख्याल के मुताबिक, अगरचे मैं हुकूमत का तर्जुमान नहीं हूँ तो मैं आपको कोई ऑफिशियल बात नहीं बता रहा, लेकिन दोस्तों से सबसे मुलाकात हो रही है, सबसे मुबारकबादें उनको दे रहे हैं, फिर पता चल रहा है तो इंशाल्लाह कल ओथ हो जाएगा और काबीना जो है वो अपने फ़र्ज जो हैं वो शुरू कर देगी, पूरे करना। कौन कौन से वुज़रा जो पिछली काबीना में रहे हैं और इस काबीना में नहीं होंगे? नहीं यार, सबसे पहले तो ये शौक की बात की है। डॉक्टर साहब ने कहा मैं हुकूमत का तर्जमान नहीं, हमारा तो दिल बैठ गया ये। देखिए भाई, मैं तो बेरोजगार हूं ना अभी इस वजह से अभी तो तमाम वुज़रा भी जो है वो बेरोजगार, अभी सब बेरोजगार हैं मासिवा वजीर आजम के। और अगर आप शाहिद खान अब्बासी की काबीना में आप बेरोजगार हैं और आपको कुछ नहीं मिला ना, तो बस फिर आप भूल जाएं, फिर आप मुझे क्या इस प्रोग्राम से भी निकाल देंगे। लेकिन बड़ा अच्छा, उसी तरह की वो जो पुरानी जो काबीना थी, बेशतर लोग जो हैं वो उसी काबीना में से हैं और कुछ इजाफी लोग जो हैं उसके अंदर आएंगे। थोड़ा रद्दो बदल है, यानी कि ये जो खबरें आ रही हैं कि चौधरी निसार साहब और इसहाक डार काबीना में नहीं होंगे, क्या ये दुरुस्त है? इनमें से आपकी आधी बात हो सकता है सच हो, आधी गलत हो। ठीक। और जनूबी पंजाब से सुना इस दफा आप जरा काबीना का साइज बड़ा कर रहे हैं, वहां पर लोग बड़े नाराज थे, आपको खतरा भी यही है कि सबसे पहले कि जनूबी पंजाब में कोई क्रैक्स अपीयर ना हो, तो सुना है वहां के लोगों की भी जरा रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा रहे। कुछ आपको पता है कि मेरा जोग्राफिया कमज़ोर है शुमाल जनूब का, लेकिन कुछ इजाफी जो दोस्त हैं जो बड़े प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स हैं उनको कलमदान जो है वो सौंपे जाएंगे मुख्तलिफ। पिछली जो आपकी कैबिनेट थी उसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म ये भी रहा कि अजीज जो है वो है शामिल या नहीं है? अब आपका दिल जो तो मैं नहीं ना तोड़ सकता हूँ ना जला सकता हूँ, तो ये मैं सिर्फ आपको परेशान करने के लिए नहीं बताऊंगा। एक दफा फिर दुआ करा देंगे। ये खुदा शाहिद है कि सिर्फ आपको परेशान कर रहा हूं मैं। पिछली काबीना पे आपकी डॉक्टर साहब बड़ी एक क्रिटिसिज्म ये भी रहा कि क्यों उसके अंदर बाकी सूबों की जो रिप्रेजेंटेशन थी, खैबर पख्तूनख्वा की, बलोचिस्तान की, सिंध की, वो निस्बतन पंजाब के बहुत ही कम थी, तो इक्का दुक्का वुज़रा आपने वहां से लिए थे। तो क्या इस दफा इस चीज को भी आप रेक्टिफाई करने जा रहे हैं या उसी तरह GT रोड में सारा बांट देंगे? नहीं, GT रोड नहीं है, जहां पे हमारे जो लोग जीते हुए हैं
उसी में से पूल से, जो हमारे पास पूल है उसी के अंदर से वजारतें जो हैं वो तजवीज़ की जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो पॉलिसी की कंटिन्यूएशन का जिक्र किया है, तो वो पॉलिसी की कंटिन्यूएशन जो है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की इसके अंदर कितनी, साबिक वज़ीर आज़म जो है उनकी कितनी इनपुट शामिल है? मैं समझता हूं कि वो अभी भी लीडर, दिलों के भी लीडर हैं और पार्टी के भी लीडर हैं, तो उनकी, लेकिन कानूनन पार्टी के लीडर वो हो तो नहीं सकते। वो तो आपको जाना चाहिए, अदालत से रुजू करना चाहिए। मेरे ख्याल में शायद आप लोग कर भी रहे हैं या पीटीआई कर रही है। वो जब हो जाएगा तो देख लेंगे, लेकिन ना भी हो बेशक। अब आप किसी को मना, जिस तरह देखें उस दिन शायद मैं आपको बताता हूँ, तो कुछ जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, उन्होंने शाहिद अब्बासी साहब से पूछा, वजीर आजम से, कि ये बताइए कि ये काबीना के फैसले कौन करेगा? उन्होंने कहा मोहम्मद नवाज शरीफ। तो उन्होंने कहा लेकिन वो तो वजीर आजम नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरे दिल के तो हैं, मेरे लीडर तो हैं। उन्होंने कहा लेकिन उनको तो वहां से हटा दिया गया है, माजूल कर दिया गया। तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या मेरे दिल से भी हटा सकते हैं? मेरे लीडर के तौर पे आप उन्हें माजूल कर सकते हैं। तो ये बात ठीक है, उनका एक बड़ा असर और रसूख है, और लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये पार्टी उनके दम से जिंदा है, उनके दम से आगे बढ़ेगी। 120 से शहबाज शरीफ साहब अब नहीं कंटेस्ट करेंगे और शायद खाकान जो है वो कंटिन्यू ही करेंगे और रिप्लेस नहीं होंगे। ये हतमी तौर पे तो इसमें मैं तबसरा नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि पार्टी जो है वो ऑफिशियली इसको अनाउंस करे, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब, दीगर पंजाब के जो वुज़रा हैं, उनकी तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब किसी भी जगह पे होंगे वहां पे परफॉर्मेंस होगी। और मैं समझता हूँ शाहिद अब्बासी साहब की भी जो सिलेक्शन है वजीर आजम की, वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे की गई। और भी कुछ वुज़रा हैं, मगर ये दो लोग जो हैं ये शाइन करते हैं। आपको नजर आएंगे कि जिस चीज को ये हाथ लगाते हैं, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, उसकी वजह ये होती है कि वो उसको मुकम्मल कर देते हैं, उसकी तकमील के अंदर कोई चीज रास्ते में। डॉक्टर साहब, अब अगली इस बात पे भी आइएगा कि यूं लग रहा है जैसे अनाउंसमेंट हुई है पीएमएलएन की तरफ से कि नवाज शरीफ साहब मरीज से निकलेंगे और शहर शहर करिया जाएंगे और खिताब करेंगे। इस पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का क्या इसका बैकग्राउंडर क्या है? क्या चाहते हैं अब प्राइम मिनिस्टर? अभी इलेक्शंस के लिए तो जाहिर है कि आप लोग तैयार नहीं है, इलेक्शंस करवाना तो जाहिर है आपके इख्तियार में है, आप कल भी करवा सकते हैं। इलेक्शंस आप नहीं करवा रहे, लेकिन नवाज शरीफ साहब हर शहर जाएंगे। क्या लाइन होगी, क्या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं पीएमएलएन के जो आप अचीव करना चाहते हैं? देखिए ना चौधरी साहब, पहली बात है कि देखिए आपके तो जो लीडर हैं वो एमएनए हैं, वो हर शहर में जाते हैं, जलसा करते हैं। हमने कभी तकरार नहीं आपसे की कि शहर शहर क्यों जा रहे हैं, जलसा क्यों कर रहे हैं। अभी तो इलेक्शन शुरू नहीं हुए, लेकिन वजीर आजम का जलसे वलसे करने का इस वक्त हम ऑब्जेक्टिव से पूछ रहे हैं। जी मैं बता रहा हूं आपको, वो सड़क से जाएंगे, लेकिन ये जलसे वलसे करने वाली बात जो आपने भी की है, इस तरह की कोई बात। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी एक और चीज जो आज फवाद भाई आप भी इसके ऊपर इनपुट दीजिएगा कि मैं महसूस कर रहा था कि आज दो बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। एक अस्मा जहांगीर साहिबा ने की और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को और खुलकर उन्होंने कहा कि जो फैसला है उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट के फुटप्रिंट्स नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने भी एस्टैब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया। तो अब जो स्टेज सेट किया जा रहा है, जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जब वो भी जीटी रोड पर निकलेंगे, तो ग्राउंड वर्क तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी उनके जो मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहादी हैं उन्होंने ले कर दिया है। और जब वो जलसों से खिताब करेंगे तो अपना विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करेंगे कि देखो मैंने तो कुछ किया ही नहीं और मुझे किस चीज के ऊपर निकाल दिया। और एस्टैब्लिशमेंट ये बात तो जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, आपने अभी नाम लिया अस्मा जहांगीर साहिबा का, और उन्होंने साथ में ये भी कहा, मैंने कुछ देखे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिस्से, कि मैं पीएमएलएन को नहीं सपोर्ट करती और मैंने सारी जिंदगी पीपीपी को वोट किया है और अभी भी मैं उनकी हामी हूँ। तो ये बात ठीक है, उनका नजर है, लेकिन उनका एक और कानूनी और आईनी नुक्ता नजर है जिससे हम लोग मुत्तफिक हैं, वो हमसे मुत्तफिक हैं। हम ये समझते हैं कि ये जो फजलुर रहमान और अस्मा जहांगीर का तो अपना नुक्ता नजर होगा, आपका नुक्ता नजर क्या है? मैं इनकी बात का जवाब दे दूं ना कि वही नुक्ता नजर है कि देखिए, जब आप किसी को एक 1.5 साल आप बाकायदा
1.5 साल आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकरीबन रोजाना या हर हफ्ते कार्रवाई इनिशियली और फिर रोजाना कार्रवाई करने के बाद जीटी बनाने के बाद आप डिस्क्वालीफाई इस बुनियाद पे करते हैं कि वो तनख्वाह जो आपने नहीं ली वो आपने डिक्लेयर नहीं की, तो इस पे लोगों के सवाल उठते हैं। लोग जब जलसे करेंगे तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को हेड ऑन लेंगे, इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को हेड ऑन लेंगे, दोनों में से देखिए हेड ऑन लेने का तो कोई मसला नहीं ना। अब ये जो सारी आपका सवाल बहुत अच्छा है, यहीं से सवाल से इसी सवाल से दोबारा गुफ्तगू शुरू कर लेंगे, लेकिन ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं। तो मुस्तफा ने जो सवाल रखा है कि क्या आप एस्टैब्लिशमेंट को यानी फौज और जुडिशरी को हेड ऑन लेना चाहते हैं, इस पे डॉक्टर साहब का जवाब सुनते हैं। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस। वापस आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये काबीना बनने की और मुल्क के आगे बढ़ने की खुशी में मैं तो भूल ही गया कि सवाल क्या थे, हम गुफ्तगू क्या कर रहे थे। तो क्या सवाल आप एस्टैब्लिशमेंट को और हाँ एस्टैब्लिशमेंट हेड ऑन लेने जा रहे हैं कि नहीं? तो देखिए बात यह कि एस्टैब्लिशमेंट का ने तो अपनी देखिए 2 दिन बाद मियां साहब ने तकरीर कर देनी है, ये ना हो कि फिर आप गलत साबित हो जाए। मैं तो जरा देखिए खोकर साहब, पहले मैं कौन सा सही साबित हूं जिंदगी में जो अब गलत साबित हो जाए, कोई मसला नहीं। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं समझता हूं कि ये जो फैसला लिखा गया है ये इसमें तारीख रकम हुई है, और अब जो मुबस्सरीन हैं और जो क्रिटिक्स हैं वो बताएंगे कि तारीख क्या लिखी गई है। और हमारे नुक्ता नज़र से तो जिस तरह का फैसला आया है हम उसका एहतराम करते हैं, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन हमारे ख्याल में तो ये हमारे लिए हम उससे एग्री नहीं कर सकते। और हमें ऐसा ही लगता है कि जैसे पहले प्राइम मिनिस्टर्स हटाए गए हैं उसी तरह इन प्राइम मिनिस्टर्स को भी हटा दिया गया। और ये पहली मरतबा नहीं, इनको 3 मरतबा हटाया है। इनको पहले फौजी जर्नैल ने हटाया, उससे पहले शायद सदर साहब ने हटाया, तो अबदलिया ने हटाया, तो कई दफा हटे हैं। फवाद भाई, एक गॉसिप बड़ी शिद्दत से ICIJ का कोई रोल नहीं है इसके हटाने में। नहीं, ICIJ वाली बात होती तो कुछ करप्शन के ऊपर फैसला होता, कोई मनी लॉन्ड्रिंग पे फैसला होता, कोई पानामा पे फैसला होता। फैसला हुआ कि आपने वो तनख्वाह जो नहीं ली उसके ऊपर आपको अपने बेटे की कंपनी से मैंने तनख्वाह नहीं ली, इस बुनियाद के ऊपर। एक सुन लीजिए, नवाज शरीफ और ऊपर से शायद खान नवाजी साहब आ गए। कोई बात नहीं, वो ठीक है, वो तो अभी भी अगर आज भी आप मुझसे पूछे तो नंबर 1 नवाज शरीफ, नंबर 2 नवाज शरीफ, नंबर 3 नवाज शरीफ, तो मैं आज भी कह रहा हूं। और शाहिद खाकान अब्बासी ने वहां पे असेंबली में, 1 मिनट, शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है नंबर 1 नवाज शरीफ, नंबर 2 नवाज शरीफ, नंबर 3 नवाज शरीफ। नंबर 2 वाले पे तो हम मेरे ख्याल से सारों के 2 नंबर तो वैसे सारों का इत्तेफाक हमारे मैं किसका नाम लूं, 2 नंबर कौन है? अभी जो मामला ये चल रहा है, डॉक्टर साहब इस पर भी जरा तबसरा कीजिएगा। शायद आप तो नहीं मानेंगे, इस पर क्या तबसरा करेंगे। अच्छा मुस्तफा, लेकिन जो आम जो ज्यादा र्यूमर चल रही है वो ये चल रही है कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फैसला हो गया था, शहबाज शरीफ साहब को PMLN की सदारत देने का भी फैसला हो गया था। वेडनेसडे को, बुध को PMLN को उन्होंने नया सदर मुंतखब करना था। और जिस तरह से आपको मालूम है कि जो 120 सेक्शन है उसके तहत जो क्वालिफाइड MNA होना चाहिए जो सदारत कर सके, ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब वो सदर नहीं रह सकते। लेकिन कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो उनकी राह में रुकावट बन गई और उन्होंने ये बिल्कुल इसके ऊपर एक पोजीशन ले ली कि कतई तौर के ऊपर ना शहबाज शरीफ जो है वो मुस्लिम लीग नून के सदर होंगे और ना ही वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। जिसके बाद ये सुनने में आया कि 120 से शायद कुलसूम बीबी खुद इलेक्शन लड़े। नहीं, आपकी दोनों खबरें गलत। अच्छा, हाँ, ये पहली वाली तो खबर उनकी खबर भी खुद शायद खबर नहीं लड़ेंगी। उनकी खबर का तो खैर मैं कभी भी उसको इतना सीरियसली नहीं लेता कि मैं इसका जवाब दूं, लेकिन आपकी भी खबर गलत है। डॉक्टर साहब आप तीसरी अब जरा तबसरा करिएगा, लेकिन मैं जरा मुस्तफा की बात को जरा चाहूंगा कि इसको अब उसके बाद उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अभी तक जो खबरें हैं वो यही हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने इस फैसले को नहीं माना और वो इस बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि अगर अगला वज़ीर-ए-आज़म जैसा तय हुआ था मुस्लिम लीग की मीटिंग में कि शहबाज शरीफ साहब को होना चाहिए, और वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ही को होना चाहिए वज़ीर-ए-आज़म। आपके इस बारे के ऊपर क्या इत्तलात है?
नहीं, मेरी इत्तला क्या है, मेरी आज मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से, बिल्कुल नहीं, आपकी मैं इत्तला जो है मुस्तफा साहब को कह रहा था कि वो पहले शुरू कर ले, आखिर में आप अब मैंने बता ही दिया आपको। मेरी मुलाकात हुई है उनसे, जो आपकी खबर है वो बिल्कुल जिस तरह JIT की रिपोर्ट का मुकद्दर गार्बेज बिन होना चाहिए था, उसी तरह आपकी इस खबर का भी मुकद्दर गार्बेज बिन। लेकिन था, हुआ नहीं ना। नहीं, ऐसा नहीं, आपकी वो तबसरा भी आपका ठीक नहीं हुआ। अच्छा फवाद भाई, मैं आप दोनों की जरा इसके ऊपर एक गॉसिप इस्लामाबाद में जो बड़े अरसे से चल रहा है और डाई डाउन नहीं हो रहा है, कि मैं आपकी थोड़ी तवज्जो उसकी तरफ भी दिलाना चाहता हूँ और जरा आपसे उसका दोनों से इनपुट लेना चाहता हूँ। जारी बात तो मुबारकबाद तो दें काबीना की, आपको इतनी बड़ी खबर दी है, आप गॉसिप्स की तरफ निकल गए हैं। ये नेशनल गवर्नमेंट वाला क्या गॉसिप है और क्यों खत्म नहीं हो रहा? कौन सा भाई? नेशनल गवर्नमेंट वाला। नहीं, कोई नेशनल गवर्नमेंट का तो कोई इम्कान ही नहीं है। ये क्यों खत्म नहीं हो रहा? क्या गवर्नमेंट पे देखें, सुबह खत्म हो जाएगा। हम जो तीनों पार्टीज यहाँ पर बैठे हैं, हम तीनों का एक बड़ा क्लियर स्टांस है, और वो स्टांस ये है कि आइन के ऊपर हमें स्टिक करना है, आइन से इधर उधर नहीं हो सकते। लिहाजा नेशनल गवर्नमेंट आप थोड़ी गुंजाइश छोड़ देते हैं एम्पायर के लिए, लेकिन ब्रॉडली हमारे लिए तो इसलिए मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में अगर कोई पार्टी 2/3 अक्सरियत पे इस वक्त जीत सकेगी तो वो PTI है। आप और PMLN तो खुद को भी यकीन है कि हम इलेक्शन नहीं जीत रहे, तो ये इश्यूज तो आप यही ख्वाब देखते रहिए। हम तो इलेक्शंस में जाएंगे क्या? आपके मैं तारीफ करना चाहता हूँ, बड़ा जो बयान दिया सेनेट के चेयरमैन ने, मैं समझता हूँ कि बड़ा स्ट्रांग बयान है। आप उस पर तबसरा कीजिए, जो उन्होंने कहा है कि एक अदालत दूसरे अदालत को कैसे सुपरवाइज कर सकती है, उन्होंने क्या बयान दिया उसके पर जरा बताइए। देखिए, जो रज़ा रब्बानी साहब ने जो स्टेटमेंट दी, एक तो जब से चेयरमैन सेनेट बने हैं उनकी जो पार्टी लीडरशिप के साथ और हमारी जनरल जो पार्टी की पॉलिसी है उससे उन्होंने अपने आप को खुद ही लाताल्लुक कर लिया, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो जिस तरह की शख्सियत है, आपकी पार्टी के बिहाफ पे नहीं है बात कर वो जिस तरह की शख्सियत है, आप उन्हें उनका माशरे में एक बड़ा नाम है और मुकाम है, और इसी वजह से है कि वो अपने जो इंडिपेंडेंस और न्यूट्रलिटी इस ओहदे के हवाले से है वो उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। हालांकि जब से अब वो चेयरमैन सेनेट बने हैं उस वक्त से उनकी शायद कोई एक मुलाकात भी ऑन रिकॉर्ड नहीं हुई चेयरमैन बिलावल भुट्टो से, तो वो उन्होंने अपनी जाती ख्यालात का ये इजहार किया। तो ये पार्टी का बिल्कुल मौक़िफ़ नहीं है और पार्टी इससे लाताल्लुकी का ऐलान करती है। ये जरा चलना चाहिए आज ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे कि पार्टी ने लाताल्लुकी का ऐलान किया, यानी कि लाताल्लुकी तो एक जरा उनके नुक्ता नजर से उनसे नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, मेरी इम्प्लीकेशन भी नहीं थी, तो बड़े कि पार्टी ने उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया, लेकिन उनके इस नजरिए क्योंकि उनका जब से वो चेयरमैन सेनेट बने हैं उनकी ओहदे का तकाजा इंडिपेंडेंस और न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना, ये बात ताकि ऑपोजिशन का और हुकूमत का एतमाद उनके ऊपर रहे। आपने अभी कहा कि वो वकील भी हैं और आइन के भी नुक्ता नजर से 18वीं तरमीम के ऑथर भी हैं और आइन को बड़ी अच्छी तरह से कानून को समझते हैं, तो उन्होंने ये जो बात की, आप भी कानूनदान है, चौधरी साहब भी कानूनदान, उन्होंने ये बात क्यों की, किस जाविये से की है? लीगल कम्युनिटी में तो ये बात हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जो फैसला आया है उस फैसले के ऊपर बहुत से लोगों ने अपनी आरा दी है, जहां पर बहुत से लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको रूल ऑफ लॉ और उसकी फतह करार दिया है। वहां पर लीगल कम्युनिटी के बहुत से हजरात और अच्छे हजरात, अच्छा जिनकी शोहरत है, उनका ख्याल ये है कि उसके अंदर जो उन्होंने FZE के ऊपर स्पेशली प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया है और रिसीवेबल वाली जो डिबेट है उसके ऊपर लोगों ने बड़ी अपनी अपनी राय का इजहार किया, और उनके ख्याल से, कुछ लोगों के ख्याल से ये ठीक नहीं है, तो उसी के कंटिन्यूएशन में शायद उन्होंने अपना मौक़िफ़ दे दिया होगा। अच्छा, चौधरी साहब आपका क्या नुक्ता नजर है? ये जो एक अदालत है कि पाकिस्तान में देखे, असूलन तो आपकी बात सही है, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं, सुप्रीम कोर्ट पे ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि वो ये डिक्लेरेशन जारी करते। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने से बढ़ के सोचते नहीं है। नवाज शरीफ साहब को जब भी ये क्राइसिस बड़ा हुआ था उन्हें खुद इलेक्ट्रेट में जाना चाहिए था, उन्हें खुद इलेक्शन के लिए जाना चाहिए था, और अभी उनको इस्तीफा देना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन के लिए। पूरी दुनिया में अगर इसका कोई 50% भी क्राइसिस होता तो प्राइम मिनिस्टर जमहूरियत में नहीं रहा करते। अगर आप सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पे डाल दें कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो देखें कैसे गए थे, दोनों जमातें सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी, दोनों जमातों ने कहा था डे टू डे हियरिंग हो, दोनों जमातों ने पहले फैसले को वेलकम किया था। यह तो आपके नैरेटिव आया है जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला खिलाफ आ गया आपके,
जब तक चल रहा था, जब तक नैरेटिव चल रहा था, उस वक्त तक तो पीएमएलएन का और वो उसका कोई मसला ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट से। आप चौधरी जो भी फैसला करें हमें कबूल है। आप लोगों ने पीएमएलएन, सिर्फ आखिरी सिर्फ पॉइंट, आप लोगों ने नैब से इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी, आप लोगों ने टीओआर पार्लियामेंट से फाइनल नहीं होने दिए, और जब आप सुप्रीम कोर्ट के में गए तो आप अपनी मर्जी से गए। ये एक प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आप तो अब आप दोनों हिसाब से तो मैंने तो सवाल पूछा, आज तो मैं किसी को ब्लेम कर ही नहीं रहा हूं। तो अगर ये सेनेट के चेयरमैन जो हैं इस सवाल को उठाते हैं और ये पार्लियामान के अंदर और सेनेट के अंदर आता है और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि एक अदालत दूसरी अदालत को सुपरवाइज नहीं कर सकती, जिस तरह चौधरी साहब कह रहे हैं कि हाँ नहीं कर सकती, लेकिन तो अगर ये लेकिन की बात आगे आती है तो आप फिर उसको आईनी तरमीम की शक्ल में आगे लाएंगे कि कर सकती है, क्या करेंगे आप? नहीं, देखिए एक इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये, फवाद भाई आप भी मुझे जरा, मैं इसको ऑफ द कफ में इसको जरा रिकॉल नहीं कर पा रहा, क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के ऊपर ऐवान के अंदर बहस हो सकती है? फेयर कमेंट तो हो सकता है कि उसको नहीं, आईनी तरमीम तो हो सकती है ना। देखिए अगर मैं एक सेकंड, मेरा सवाल ये है कि देखिए अगर सेनेट के चेयरमैन इसको फ्लोर पे लेकर आते हैं, जो उन्होंने अपना मौकफ इंडिपेंडेंट पेश, वो तो फ्लोर पे लेके आ ही नहीं सकते। मैं कहता हूं कोई और लाता है ना, किसी बिल की शक्ल में, किसी भी सूरत हाल में। बिल में क्या आएगा? मसलन असेंबली के अंदर अगर वो कोई डिबेट इस तरफ चली जाती है कि ये आईनी नहीं है और ऑपोजिशन ये चाहती है कि आइन में तरमीम की जाए ताकि एक अदालत दूसरे अदालत नहीं, आपका सवाल का जो आप उसको फॉर्म कर रहे हैं वो आप गालिबन उसको लीगल टर्म्स में सही वो नहीं कर पा रहे। अगर ये बात क्योंकि मैं अपने फैसले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं, देखिए ना, अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो मैं 30 सेकंड में इसको फ्रेज करता हूं। आप बुनियादी तौर पे ये समझते हैं कि जो अदालती फैसला है क्या उसको पार्लियामान जो है वो ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं भाई, आईनी तरमीम ला करके पूरी सुप्रीम कोर्ट को भी घर भेज सकती है। मैं जानता हूं, कोई दो राय नहीं है। सुप्रीम पार्लियामेंट है, पार्लियामान सुप्रीम है, मुख्तलिफ बात कर रहा हूं। अब आप सुन लीजिए, देखिए बिलफर्ज सियासी तौर पे ये नैरेटिव जो शुरू किया है सेनेट के चेयरमैन ने, वो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के अंदर आ जाता है और वो कहते हैं कि अब एक डिबेट शुरू हो जाएगी कि क्या एक अदालत दूसरी अदालत को सुपरवाइज कर सकती है या नहीं। और बिलफर्ज अगर तमाम जो सियासी अराकीन हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं वो ये फैसला करते हैं कि हम इसको एक अदालत को हक देना चाहते हैं कि दूसरी अदालत को सुपरवाइज करे ताकि ये क्लियर हो जाए। देखिए डॉक्टर साहब, आपने जो नुक्ता छेड़ा है ना, उसके अंदर जो सबसे अहम जो चीज है जिसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को किसी न किसी वक्त मुत्तफिक होना पड़ेगा, तो वो है कि 62-63 को खत्म करना। 62-63 को खत्म करना, तो आपका क्या मौका है? 62-63 मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि 62-63 आइन के अंदर नहीं मौजूद थी, इसको इंट्रोड्यूस किया जनरल ज़िया ने। और जब हम 18वीं तरमीम पास करने जा रहे थे तो उस वक्त हमने आपको कहा कि हम 62-63 खत्म करना चाहते हैं, हमारा साथ दीजिए। आपने उस वक्त हमारा साथ नहीं दिया। पोजीशन क्या है? अब हमारी पोजीशन आज भी ये है कि अगर आप 62-63 को खत्म करना चाहते हैं तो आप उसके लिए ऐवान के अंदर, क्योंकि आप हुकूमत में हैं, आपके पास मेजॉरिटी है, आप एक बिल लेके आए। देखिए अभी आप सबसे इंपॉर्टेंट एक बिल जो अभी पार्लियामेंट में हमारे लिए तो डिफेंसिव पोजीशन में है ना, हम बिल लेकर आएंगे। बिल तो आपको या चौधरी साहब को लाना पड़ेगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बिल जो आप पार्लियामेंट के अंदर अभी अगले हफ्ते शायद इंट्रोड्यूस होने जा रहा है वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से। अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से पहले ही एक कंसेंसस डेवलप हो रहा है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान में, तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बिल भी उस वक्त लेकर आ सकते हैं। तो आप ये और अगर उसके अंदर आप 62-63 को आप सपोर्ट करें, हम मुझे कभी इम्कान है कि हम सपोर्ट करेंगे। पहली बात मौका दे दीजिए कि अगर बिलफर्ज हम या ये जिस तरह खोकर साहब कह रहे हैं, कोई भी एक ग्रुप, पार्लिमानी ग्रुप जो है वो एक बिल लेकर आता है 62-63 को खत्म करने का, तो आपकी पोजीशन क्या होगी? अच्छा, पहले तो दो चीजें जरा ज़हन में रखिए। 62-63 आइन के 1973 के आइन का हिस्सा था। जो 8वीं आईनी तरमीम है उसने इसमें कुछ शिकों का इजाफा किया, जैसे राइटियस, शगेशियस, इमोरल, इसका इजाफा किया। अच्छा, अब जस्टिस अजमत सईद साहब ने जो पैनामा पेपर्स केस है उसमें एक बड़ा असूल वजह कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो अल्फाज हैं जो जर्नल हैं
वो अदालत में कल्पेबल नहीं है। सिर्फ जो कोडिफाइड लॉ में खिलाफ होंगे वो आर्टिकल 62-63 में आता है। तो प्रैक्टिकली जो आर्टिकल 62-63 की जिन खामियों की तरफ मुस्तफा निशानदही करना चाह रहे हैं, इस केस में उनको खत्म कर दिया गया है और वो उसको उन्होंने कहा है कि वो हम नहीं मानेंगे अगर वो कोडिफाइड लॉ में एक्सप्लेन नहीं है। तो ये बताइए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं आपको बात को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में आपको 2 रिफॉर्म्स और लाने चाहिए, और वो ये है कि पार्लियामेंट की मुद्दत हमें 4 साल करनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्योर है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब पे आप अप्लाई ना करें, मुस्तकबिल से शुरू कर लें, 3 दफा से ज्यादा या 2 दफा से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं होना चाहिए। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ना दें, बेशक प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दें, वरना यहां पे पाकिस्तान में ये जो खत्म ही नहीं होना, वो लोग बदलते ही नहीं है, वही आ जाते हैं, वो चिमट जाते हैं। इन 2 के ऊपर मैं पार्टीज की जरूर तवज्जो दिलाना चाहता हूं। अगर वो इस पे चौधरी साहब जाते जाते दोबारा बता दीजिए कि अगर वाज़े शक्ल के अंदर 62-63 खत्म करने का बिल खोखर साहब लेकर आए तो आपकी पोजीशन क्या होगी? ये ठीक है, इंटरप्रेट हो गया, मान ली हमने आपकी बात, या हम लेकर आते, कोई भी लेकर आते। एम्बेजलमेंट्स हैं, फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट्स हैं, जो टैक्स चोरी है, जो क्रिमिनलिटी है, वो तो खत्म नहीं हो सकती। जो मॉरल टर्पिट्यूड के मामलात हैं, वो मैंने पहले ही आपको कह दिया कि वो पहले ही अजमत साहब ने उसको तय कर दिया। और भी अपोजिशन की जमातें इसके ऊपर कन्विंस हो जाए ये है कि इनके पास तो नंबर्स ही नहीं, इनसे क्यों बोलते हैं, हम ही बैठ के आपस में बात करके फैसला कर लेते हैं, जो कर लेंगे वो हो जाएगी तरमीम। हमने ऑफिशियल मुद्दा आपके सामने पेश किया। हमारे साथ रहिएगा, वापस आते हैं चंद घड़ी के बाद। बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, वेलकम बैक। इस अपने सेगमेंट में हम बात करेंगे सेंसस के ऊपर। पाकिस्तान में आपको पता है कि सेंसस जो है कभी अपने मुकर्ररा वक्त पर नहीं हुए, और हमारा जो अभी जो सेंसस की पूरी एक्सरसाइज हुई है वो भी एक बहुत बड़े डिले के बाद हुई है। यानी कि जिस मुल्क के अंदर प्लानिंग आपने करनी है, एक खानदान का सरबराह किस तरह प्लानिंग कर सकता है अपने घर की, अगर उसको यही नहीं पता कि उसके घर के अंदर अफराद कितने हैं, तो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कि जब भी वो अपनी पॉलिसीज बनाती है, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, या किसी भी हवाले से, तो वो कितनी अवाम को उसने मद्देनजर रखकर फैसला करना है। तो अब ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज थी, पाकिस्तान के अंदर हो गई। लेकिन इससे ज्यादा हम तो ये हो गया कि इलेक्शन पे उसके नतीजे आने हैं और पता चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे बननी है। थोड़ी देर के लिए सियासत से भी बाहर निकल आए ना फवाद भाई। सियासत हर वक्त सियासत बहुत पॉलिटिसाइज हो गए, अब जरा सियासत से भी थोड़ी देर के लिए बाहर निकले। तो इलेक्शन आपके जरूर एहसाब पे सवार है, आ जाएगा जब भी आएगा, लेकिन हर चीज को उसी की तरफ ना लेके जाए। जरूरी एक कॉन्सिक्वेंस उसका ये भी है सेंसस का, डिलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, लेकिन उस बड़ी पिक्चर में उसका जो मकसद है वो यही है कि आपको अपनी हुकूमत को, सबसे बड़ा कोई भी हुकूमत हो, उसको अपनी पॉलिसीज बनाने में आसानी रहती है। तो हमारे साथ मौजूद है अली वकार सिंधु साहब, जो हमारे नियो के रिपोर्टर हैं और इस मामले को फॉलो कर रहे हैं। तो उनसे जरा अपडेट लेते हैं कि हमें एग्जैक्ट सूरत हाल बताएं कि अभी इस वक्त जो सेंसस हो चुका है उसकी रिपोर्ट की कंपाइलेशन, उसका प्रोसेस अब बाकी क्या बाकी है और कब तक मुकम्मल हो जाएगा। जी सिंधु साहब। हाँ जी मुस्तफ़ा साहब, एक तो ये बड़ी अलमिया की बात है कि 20 साल बाद जो है पाकिस्तान में ये मरदमशुमारी और खानाशुमारी का जो अमल शुरू हुआ, 15 जो मार्च से इसका आगाज हुआ था। 2 मराहल पर मुश्तमिल ये मरदमशुमारी और खानाशुमारी थी जो 25 मई तक जारी रही, जिसमें मुल्क भर में जो है 4 सूबों में फाटा और गिलगित बल्तिस्तान में मरदमशुमारी का ये सारा अमल मुकम्मल किया गया। इसके लिए जो खतीर रकम जो है वो भी खर्च की गई, तकरीबन 19 करोड़ रुपया इस सारी मरदमशुमारी का जो 2 मराहल पर थी, 19 अरब रुपया माजरत करता हूँ, 19 अरब रुपया इस पे खर्च किया गया, जिसमें जो पाकिस्तान आर्मी के जवान भी जो है 1,18,000 जो सिविलियन स्टाफ था, उसके साथ 2 लाख पाकिस्तान आर्मी के जवान उन्होंने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। लेकिन अभी ये रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आने के बजाय मजीद जो है तातुल का शिकार होती जा रही है। हर शख्स ये जानने की कोशिश कर रहा है, बल्कि सियासी जमातें भी इस बात की मुंतज़िर हैं। उन्होंने अपने वोटर्स का तयन करना है कि ये रिपोर्ट कब मंजर आम पर आएगी और कब ये वाज़ेह होगा कि हकीकतन पाकिस्तान में कितने लोग बसते हैं और कितने घराने बसते हैं। सबसे पहले मैं आपको तो सिंधु साहब, अब 2 दिन पहले डॉन में ये रिपोर्ट पड़ी थी सिंधु साहब के, अब इसमें जो है ये नहीं, अगले इलेक्शन से पहले ये मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा।
जी बिल्कुल, मर्दमशुमारी का अमल तो जो है वो मुकम्मल हो चुका है। डाटा जो इकट्ठा करना था वो तो उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, लेकिन उसकी रिपोर्ट जो जारी करनी थी वो हमें ज़राए ने हमें ये बताया कि 31 जुलाई को उसका तारीख रखी गई थी, जिसमें ये फाइनेंस मिनिस्टर को ये जो चीफ शुमारियाती कमिश्नर है आसिफ बाजवा साहब, उन्होंने ये रिपोर्ट पेश करनी थी, जिसके बाद वो उनकी मंजूरी से ये सीईसी के इजलास में उसको पेश किया जाना था, ताकि जो है लोग उस पर अपना जो हतमी डाटा है जो उसको पब्लिक किया जा सके। लेकिन अब क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं है और ना ही जो इजलास जो है वो मुनक्किद हुआ जा रहा है, और आइंदा भी अभी कोई मुस्तकबिल करीब में हमारे ज़राए के मुताबिक कोई ऐसी तारीख का तयन नहीं किया गया कि ये रिपोर्ट वहां पर पेश की जाए और उसके बाद ये पब्लिक किया जाए। हाँ, इसकी तादाद जो है वोटर्स के ऊपर भी इसका बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। हल्का बंदियां जो है अगर शफाफ हल्का बंदियां की जाए बर वक्त उसकी जरूरत पड़े। चलिए वो हम कमर दिलशाद साहब से पूछ लेंगे। जी मुस्तफा, आप बात कर रहे थे, सॉरी जी। मैं बस वो काफी चीजें सिंधु साहब ने क्लियर कर दी हैं। कंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं ईसीपी के। कंवर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आवर शो। ये बताइएगा कि अभी जो सबसे पहली चीज क्लैरिटी के लिए कि मर्दमशुमारी का डीलिमिटेशन और कॉन्स्टिट्यूएंसीज और इलेक्शंस के ऊपर ब्रॉडली क्या असर पड़ता है? देखिए, ये असूली तौर पर तो ये हमारे आर्टिकल जो है 224 उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि जब आपने सेंसिस हो जाएगी तो सेंसिस के बाद फिर डिलिमिटेशन होना जो है वो आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। अब यहाँ मामला ऐसा चल रहा है कि आसिफ बाजवा साहब की चंद दो महीने पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई, तो वहाँ उन्होंने ये कहा कि हम जो आपको सेंसिस का डाटा जो है गजट नोटिफिकेशन की शक्ल में वो हम दे सकेंगे आपको जून 2018 में, या कम से कम अगर देर लगी या ज्यादा कोशिश करेंगे तो ये हम अप्रैल मई से पहले हम आपको डाटा प्रोवाइड करने की पोजीशन में नहीं है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि अगर आप हमें मई जून में देंगे तो 31 मई 2018 को तो असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, तो हम डिलिमिटेशन कैसे कर सकेंगे? तो उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी है, हम गजट नोटिफिकेशन तो आपको दे नहीं सकेंगे, आप ड्राफ्ट से उजारा कर लें। तो उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जो डिलिमिटेशन एक्ट जो है हमारा 74 का उसका सेक्शन 10 उसमें लिखा है कि सेंसिस के गजट नोटिफिकेशन होने के बाद, और यही आर्टिकल 224 में लिखा हुआ है कि जब सेंसिस का गजट नोटिफिकेशन हो जाए तब इलेक्शन कमीशन हल्का बंदी कराने की पोजीशन में होगा। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि चूंकि आसिफ बाजवा साहब जो है रिपोर्ट देने में उन्होंने बिल्कुल माजूरी का इज़हार कर दिया, तो अब ये नई हल्का बंदी होना एक बहुत बड़ा एक आईनी और कानूनी बुरान पैदा होने का इम्कान है। अब चूंकि इस पर की हमारी जो मौजूदा जो सूरत हाल ये है कि आप जानते हैं, फाल साहब भी जानते हैं, ये 2002 की जो डिलिमिटेशन हुई थी उसी पर 2008 के इंतखाबात हुए, उसी पर 2013 के हुए। अब तीसरा इलेक्शन 2002 की हल्का बंदी पर होना नामुमकिन है, और यही जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब ने बड़े खूबसूरत रिमार्क दिए थे जब उन्होंने ऑर्डर दिया था कि आप ये बाकायदा सेंसिस करवाएं। तो उन्होंने कहा था जब सेंसिस ही आप नहीं करवाएंगे तो आइंदा इंतखाबात तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, सवाल निशान बन जाएगा, और कैसे आप आइंदा इंतखाबात करवाएंगे नई हल्का बंदी के बगैर। तो ये एक सूरत हाल बड़ी गंभीर जा रही है, और मेरा तो ख्याल ये है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी एक्टिव है, और वो इसके बगैर जो है हल्का बंदी के बगैर वो इंतखाबात कराने के बारे में अपने फिर वो जजमेंट देनी पड़ेगी कि आप इंतखाबात जो है वो हल्का बंदी करवाएं तब आइंदा इंतखाबात होंगे। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है, इसमें हमारे दोस्त बैठे हैं मुसद्दक साहब। ठीक, मेरा तो ख्याल ये है कि ये गवर्नमेंट की एक गहरी चाल थी, इसको हम इसको एक्सटेंड करते करते जाए। ये बड़ा कहते हैं मनसूबा जी डॉक्टर साहब, जब उन्होंने ये कहा कि नवंबर में, पहले शुरू में मैं बताऊं, शुरू में आसिफ बाजवा साहब ने कहा था कि हम नवंबर में ये अपने सेंसिस की गजट नोटिफिकेशन आपको पेश कर देंगे, अब वो लेकर चलेंगे मई 2018 में। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया कंवर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं कि मुमकिन नहीं है जनवरी से पहले, अप्रैल से पहले। देखते हैं जी, अभी इस पे मैं क्या तबसरा कर सकता हूँ, उनका अपना मामला है। ये तो जो इदारा जिसने ये काम करना है, कल हम उन्हें बुला लेंगे अगले अपने प्रोग्राम के अंदर, उनका मौकफ लेंगे कि कितनी देर लगेगी हल्का बंदियों में और कैसे। हमने आज उन्हें बुलाया था लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने पेश कर देंगे, क्योंकि कंवर ये दिलशाद साहब पहले भी इस तरह के इल्जाम हमारे ऊपर लगाते रहे हैं, तो इस तरह की बात उन्होंने कह दी, हमने सुन ली। जो पॉइंट रेज किया है डॉक्टर साहब वो बड़ा सेंसस के लिए नहीं, उन्होंने कहा कि साजिश है, हुकूमत कर रही है वगैरह वगैरह, छोड़ें इस बात को।
जाते जाते मैं आपको बता दूं कि आपके जो दो दोस्त थे, ये मैं खास फवाद चौधरी साहब आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। दानियाल अजीज साहब और तलाल चौधरी साहब को वजीर बना दिया गया, आपकी देरीना ख्वाहिश जो है वो पूरी हो गई है। मैं खास आखिरी वक्त तक मैं इंतजार कर रहा था कि मैं आपको मरियम औरंगजेब के साथ ये एक दफा फिर आपने बड़ी ज्यादती कर दी दानियाल के साथ। चलने वाले का मुंह काला। पहले आगे सुनिए और भी जो है उसको मैं कहूंगा कि ओहो यार, कुछ दोस्तों ने जिनको मैं जाती तौर पे जानता हूं, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। जुनेद अनवर साहब जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने हैं कम्युनिकेशन के। अरशद लगारी साहब दोनों बेहतरीन आपके मेंबर हैं पार्लियामेंट के, उनको MOS बनाया गया है इंडस्ट्रीज का। इसी तरह जावेद अली शाह साहब को भी कलमदाम सौंपा जा रहा है जनूब से, जो हमारे एक बड़े पुराने हमारे दोस्त हैं। मलिक परवेज साहब जो हैं वो गालिबन वो वफाकी वजीर बन रहे हैं। मेरा ख्याल है उनके पास कॉमर्स का महकमा होगा। यानी जाते जाते आपने कहा कि सबको जो नालायक उनको बस